हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को करने वाले हैं, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली 10 से 15 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमारा पहला टॉपिक है एम्पेयर का परिपथीय नियम लिखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये टॉपिक ऐसा है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली 5 मार्क्स का पूछ लिया जाता है, चाहे 2025 की बात करें, 2026 की बात करें, 2019, 22, 23, 24 की बात करें। ये ऐसा टॉपिक है जो कि हर साल देखने को जरूर मिलता है। तो देखिए, बात करें एम्पेयर का परिपथीय नियम, तो हम यहाँ पर लिखते हैं, इस नियम के अनुसार किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का रेखीय समाकलन बंद पृष्ठ द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल में उपस्थित कुल धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। तो फ्रेंड्स, क्या है एम्पेयर का परिपथीय नियम। और देखिए फ्रेंड्स, डायरेक्टली आपसे 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि एम्पेयर का परिपथीय नियम लिखिए। तो देखिए, जब भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा तो आप बस यहाँ से यहाँ तक ही लिख करके आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए एम्पेयर का परिपथीय नियम क्या था। इस नियम के अनुसार किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का रेखीय समाकलन बंद पृष्ठ द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल में उपस्थित कुल धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। तो देखिए, यहाँ पर इसका सूत्र हो जाएगा समाकलन वेक्टर बी इंटू डीएल वेक्टर इजिकल टू हो जाएगा म्यू नॉट इंटू I। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसकी उत्पत्ति के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर चित्र देख लीजिए। यहाँ पर हमने एक चित्र लिया है, यहाँ पर हमने क्या लिया है, यहाँ पर हमने एक तार लिया है। क्या लिया है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने एक तार लिया है, इस तार का हमने नाम रख दिया x और y। अब हमने इसमें क्या कर दिया, इसमें हमने धारा प्रवाहित कर दी। और देखिए, हम जानते हैं जब भी हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो तार की चारों ओर क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। यानी कि जब देखिए हम इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये बात तो हम सभी जानते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर एज्यूम करेंगे, यानी कि कल्पना करेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे, माना इसके चारों ओर हम एक वृत्ताकार पथ की कल्पना करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर हम केंद्र O मान लेंगे। केंद्र O से r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने इसमें क्या किया है, हमने इसमें एक तार लिया है, तो हमने यहाँ पर लिखा माना एक तार क्या है, XY है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, इसमें धारा प्रवाहित कर देंगे। और जब भी हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो हम जानते हैं इसमें चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, हम इसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ की कल्पना करते हैं। फिर क्या करेंगे हम, फिर यहाँ पर केंद्र O मानकर r दूरी पर एक बिंदु P है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर लिखते हैं, देखिए उत्पत्ति में या तो मैंने जो जो बताया वो लिख दीजिएगा, या देखिए ये लिख लीजिए कि माना कागज के तल के लंबवत एक तार XY है, इसके चारों ओर एक वृत्तीय पथ की कल्पना करते हैं। यानी कि हमने क्या किया, हमने इसके चारों ओर एक वृत्तीय पथ की कल्पना कर दी। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं, केंद्र O से r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है। और देखिए यहाँ पर dl क्या है, dl यहाँ पर एक अल्पांश भाग है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो देखिए बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, हम यहाँ पर जो हमने कल की वीडियो करी थी ना, वृत्ताकार धारावाही कुंडली केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक, तो उसमें हमें एक सूत्र प्राप्त हुआ था, बीटा B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू I अपॉन R। तो हम वो ही यहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी वृत्ताकार धारावाही कुंडली केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हम यहाँ पर करेंगे बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि B इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, B इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई इंटू I अपॉन में R। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको हम क्या मान लेंगे, इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। क्या मान लेंगे, इसको हम मानेंगे समीकरण नंबर 1। अब देखिए आगे हम क्या करते हैं, आगे देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। तो देखिए हम यहाँ पर क्या कर देंगे, हम यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन कर देंगे। तो यहाँ पर समाकलन का साइन करेंगे और देखिए यहाँ पर हो जाएगा B इंटू DL। तो देखिए वेक्टर B इंटू DL किसके बराबर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, हम जानते हैं वेक्टर A इंटू बी वेक्टर किसके बराबर होता है, AB कॉस थीटा के बराबर। किसके बराबर होता है फ्रेंड्स, ये होता है हमारा AB कॉस थीटा के बराबर। यानी कि देखिए जब हम इसका समाकलन करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा समाकलन का साइन, हम क्या करेंगे, वेक्टर B इंटू DL वेक्टर की जगह क्या लिखेंगे, B इंटू DL कॉस थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम जानते हैं वेक्टर B और DL की दिशा क्या है, समान है। हमने चित्र में देखा था कि उसकी दिशा क्या हो रही है, बिल्कुल समान। यानी कि देखिए बिल्कुल ऐसे जा रही थी, यानी कि दोनों की दिशा क्या थी, समान थी, वेक्टर B और DL की दिशा। तो देखिए जब समान दिशा थी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर B और DL वेक्टर की दिशा समान है, कि दिशा क्या है, दिशा समान है।
की दिशा समान है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए थीटा इज इक्वल टू हम यहाँ पर क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो जब भी दिशा समान होती है तो वहाँ पर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर लिखेंगे समाकलन b इंटू डी एल कॉस थीटा की जगह कॉस 0 डिग्री, और हम जानते हैं कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी 1, तो b इंटू डी एल यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये जो b है, b को तो हम बाहर निकाल देंगे, अब आ जाएगा समाकलन dl। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए जब भी हम dl का समाकलन करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा परिधि के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स, परिधि के बराबर हो जाएगा। यानी कि समाकलन dl की जगह हम क्या रखेंगे, परिधि। परिधि हम जानते हैं परिधि क्या होती है, 2 पाई r। ये क्या हो जाएगा, परिधि के बराबर हो जाएगा। यानी कि हम जब इसका समाकलन करेंगे तो परिधि के बराबर, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा b इंटू 2 पाई r। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर क्या है b। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर समीकरण 1 का मान रख देंगे। तो हम जानते हैं समीकरण 1 से हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या थी, समीकरण 1 थी हमारी b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई i इंटू r। ये थी हमारी समीकरण नंबर 1। हमने b इज इक्वल टू ये लिखा था, इंटू आ जाएगा 2 पाई r। अब देखिए 2 पाई r से 2 पाई r कैंसिल, तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारा वही आ जाएगा जो हमें सिद्ध करना था। तो देखिए समाकलन b इंटू डी एल किसके बराबर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा म्यू नोट इंटू आई के बराबर। तो देखिए फ्रेंड्स, यही हमें यहाँ पर सिद्ध करना था। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये नियम अच्छे से समझ में आ गया होगा। और देखिए फ्रेंड्स, आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली 5 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, हम इसको एक बार और देख लेते हैं, हम एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए हमने एम्पेयर का परिपथ नियम लिखा था, हम यहाँ पर लिखते हैं इस नियम के अनुसार किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का रेखीय समाकलन बंद पृष्ठ द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल में उपस्थित कुल धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये था इसका सूत्र। अब हमने क्या करें, हमने इसकी उत्पत्ति लिखी थी। उत्पत्ति देखिए, या उत्पत्ति आपको रटनी नहीं है, जो आप चित्र बनाएंगे वो वैसे आप उसको करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए रटा हुआ क्या होता है, रटा हुआ हम भूल जाते हैं, तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें अभी से इसको समझते हुए चलना है। तो हमने क्या किया था, हमने यहाँ पर माना था कि माना हम एक तार लेते हैं XY। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, इसमें धारा प्रवाहित कर देते हैं। तो जब भी धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, हम इसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ की कल्पना करते हैं, यानी कि मान लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर क्या होगा, माना केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर DL क्या है, DL एक अल्पांश भाग है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हम यहाँ पर उत्पत्ति में लिख देते हैं, माना कागज के तल के लंबवत एक तार XY है, इसके चारों ओर एक वृत्तीय पथ की कल्पना करते हैं। और देखिए केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि हम जानते हैं कि वृत्ताकार धारावाही कुंडलीय केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र क्या होता है, कल हमने डेरिवेशन की थी, तो वो डेरिवेशन थी हमारी वृत्ताकार धारावाही कुंडलीय केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो B इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I इंटू आई अपॉन R। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर समीकरण नंबर 1 मान लिया। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर क्या किया था, उसके बाद यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर लिखा था चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन करने पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ पर क्या किया, समाकलन कर दिया था B इंटू डी एल का। तो ये क्या हो जाएगा, तो देखिए जब भी वेक्टर A इंटू बी वेक्टर किसके बराबर होता है, ए बी कॉस थीटा के बराबर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया, हमने यहाँ पर B इंटू डी एल और ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब देखिए कॉस थीटा, यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, थीटा की वैल्यू हम B और डी एल के अकॉर्डिंग ही लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं वेक्टर B इंटू डी एल की दिशा, वेक्टर B और डी एल की दिशा समान है, यानी कि हमने देखा था कि वो क्या है, समान, यानी कि ऊपर की तरफ जा रही थी, तो इसलिए थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो हमने यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 0 रखा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अब देखिए B क्या हो जाएगा, B बाहर आ जाएगा, तो हम समाकलन करेंगे DL का। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 2 पाई R। तो हम यहाँ पर 2 पाई R लिखते हैं। अब हम यहाँ पर समीकरण 1 जो था हमारा B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I इंटू आई अपॉन R, तो हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, तो 2 पाई R से 2 पाई R कैंसिल। तो हमें यही सूत्र सिद्ध करना था कि समाकलन वेक्टर B इंटू डी एल वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई की। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको एम्पायर का परिपथ नियम अच्छे समझ में आ गया होगा। और देखिए फ्रेंड्स, ये वो नियम है जो कि डायरेक्टली 5 मार्क्स का पूछ लिया जाता है। और फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना, क्योंकि फ्रेंड्स
आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो देखिए अगला हमारा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो देखिए फ्रेंड्स, ये डायरेक्टली आपसे 3 मार्क्स का पूछ लिया जाता है। तो देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आखिर है क्या। तो देखिए सबसे पहले आप चित्र देखिए, ये आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए चित्र आपको कैसे दिखाई दे रहा है, ये तो हमारा अंगूठा है, ये हमारी उंगली है, और देखिए ये कुछ आपको इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है, ये हमारा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो यहाँ पर देखिए अंगूठा क्या दर्शा रहा है, अंगूठा दर्शा रहा है हमारा बल को। ठीक है फ्रेंड्स, और ये वाली उंगली यानी कि तर्जना उंगली क्या दर्शा रही है, ये दर्शा रही है चुंबकीय क्षेत्र को। और ये वाली उंगली यानी कि मध्यमा दर्शा रही है हमें धारा आई को। देखिए फ्रेंड्स, ये है इस प्रकार से। मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। तो देखिए ये हमारा फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और डायरेक्टली हमसे 3 मार्क्स या कभी कभी 4 मार्क्स से पूछ लिया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको बस याद रखना है FBI, वेक्टर FBI। जब भी फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, देखिए फ्लेमिंग B फॉर बाय, और देखिए आई को आप मान लेना FBI। ठीक है, FBI से आपको याद रखना है, ये आपको ट्रिक याद रखनी है कि FBI यानी कि अंगूठा F, और देखिए ये वाली उंगली B और ये वाली उंगली I। तो FBI से आपको ध्यान रखना है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि हम बाएं हाथ के अंगूठे, और देखिए ये होती है तर्जनी एवं मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि ये परस्पर लंबवत हो, यानी कि ये क्या करे, ये यहाँ से क्या करे 90 डिग्री का कोण बना दे। ये यहाँ से क्या करे, ये यहाँ से 90 डिग्री लंबवत यानी कि 90 डिग्री का कोण बना दे, लंबवत हो। तो इस अवस्था में यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को और मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है, तो अंगूठा आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यही हमारा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो देखिए बहुत ही आसान है, बस आपको सबसे पहले चित्र को देखना है, और चित्र को देखकर आपको याद करना है FBI। क्या याद करना है, FBI। तो आप यहाँ पर लिखेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि हम बाएं हाथ के अंगूठे और तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि ये परस्पर लंबवत हो, इस अवस्था में यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को और मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो अंगूठा आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, और फ्रेंड्स आप चाहे तो इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आपको बस ये ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं लॉरेंज बल के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वो टॉपिक्स है जो कि हर साल पूछे जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा लॉरेंज बल क्या है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इस पर स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि बहुत बार आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन या तो आपसे पूछा जाएगा लॉरेंज बल क्या है, या आपसे इस प्रकार से पूछा जाएगा चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल का सूत्र स्थापित कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों एक ही हैं। तो देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं, जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस कण पर एक बल कार्य करता है, तो इस बल को लॉरेंज बल कहते हैं। क्या कहते हैं कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्या करता है, गति करता है, तो उस कण पर एक बल कार्य करता है, तो इस बल को हम लॉरेंज बल कहते हैं। इसी बल को चुंबकीय बल भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर देखिए नहीं आया तो आपको चित्र के माध्यम से समझ में आ जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पर मान लेते हैं, ये क्या है, ये हमारा एक चुंबकीय क्षेत्र है। क्या है फ्रेंड्स, ये है हमारा चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक आवेशित कण क्या है, वृत्तीय पथ में गति कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है, एक आवेशित कण क्या है, एक वृत्तीय पथ में गति कर रहा है। आवेशित यानी आवेश यानी कि Q, तो ये आवेशित कण क्या है, वृत्तीय पथ में गति कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इस पर क्या करेगा, इस कण पर बल लगेगा, और बल क्या लगेगा, बल लगेगा अंदर की ओर। बल क्या लगेगा फ्रेंड्स, बल लगेगा अंदर की ओर। ये F बल लग रहा है, और देखिए ये जो कण है, ये कण v वेग से गति कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये कण क्या कर रहा है, ये कण v वेग से गति कर रहा है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोण बन जाएगा थीटा। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने चुंबकीय क्षेत्र ले लिया। अब हमने यहाँ पर एक कण लिया है, ये कण क्या है, कण है Q। तो एक आवेशित कण क्या कर रहा है, वृत्तीय पथ में गति कर रहा है, और इस पर क्या कर रहा है, इस पर बल लग रहा है। इसी बल को हम क्या कहेंगे, लॉरेंज बल कहेंगे। और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर थीटा कोण बन रहा है, और ये क्या है, ये v वेग से गति कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र में। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। तो देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं, जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस कण पर एक बल कार्य करता है। इस बल को हम लॉरेंज बल कहते हैं। इसी बल को क्या कहते हैं, चुंबकीय बल भी कहा जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए आपको 4 बातें ध्यान रखनी है। देखिए 4 बातें वो क्या है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं चुंबकीय बल के लिए, चुंबकीय बल लिख दीजिए या लॉरेंज बल। तो चुंबकीय बल के लिए, चुंबकीय बल के लिए। तो देखिए पहली बात क्या थी, पहली बात है यानी कि जो बल है वो समानुपाती किसके है, बल समानुपाती है आवेश के। किसके, बल समानुपाती है आवेश के, ये हमारी पहली बात है। दूसरी बात ये है कि बल समानुपाती किसके है,
वेग के, तो F समानुपाती हो जाएगा v। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। तीसरी बात यह है कि F समानुपाती किसके है, चुंबकीय क्षेत्र के, यानी कि ये किसके समानुपाती है, चुंबकीय क्षेत्र के। और देखिए चौथी बात है हमारी, ये देखिए यहाँ पर थीटा कोण बन रहा है ना, तो F समानुपाती है साइन थीटा के। यानी कि देखिए आपको ये 4 बात ध्यान रखनी है कि F समानुपाती Q के, F समानुपाती V के, F समानुपाती B के और F समानुपाती साइन थीटा के। अब हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण के चारों समीकरण को मिलाने पर, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे चारों समीकरण को मिलाने पर। ठीक है फ्रेंड्स, हम यहाँ पर लिख देंगे चारों समीकरण को मिलाने पर। तो चारों समीकरण को मिला देंगे तो हो जाएगा F समानुपाती QVB साइन थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है समानुपाती का साइन, तो जब हम इसको बराबर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा K QVB साइन थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए जहाँ पर कांस्टेंट क्या है, यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो है 1, तो हम यहाँ पर अगर K बराबर 1 रख देंगे तो हो जाएगा हमारा F इजिकल टू QVB साइन थीटा। तो देखिए फ्रेंड्स यही हमारा क्या है, यही हमारा लॉरेंज बल का सूत्र है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर विशेष स्थितियाँ होती हैं। देखिए पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा यदि थीटा इजिकल टू क्या हो, थीटा इजिकल टू 0 हो, तब क्या हो जाएगा, यदि थीटा इजिकल टू 0 होगा तब क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर लिख देंगे F इजिकल टू QVB साइन थीटा की जगह लिख देंगे 0 डिग्री। और देखिए साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है, यानी कि देखिए यहाँ पर हो जाएगा F बराबर 0। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए और पूछा जाता है यदि सेकंड स्थिति आपसे पूछी जाती है, यदि थीटा इजिकल टू 90 डिग्री हो, यानी कि इसके लंबवत हो, तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा F इजिकल टू QVB साइन 90 डिग्री। और हम सभी जानते हैं साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 90 डिग्री का मान होता है हमारा 1, तो हो जाएगा F इजिकल टू QVB। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर फ्रेंड्स आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो देखिए लॉरेंज बल क्या आता है, जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, इस बल को ही लॉरेंज बल कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इस बल को ही चुंबकीय बल कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या कर रहा है, एक आवेशित कण वृत्तीय पथ में गति कर रहा है, तो इस पर क्या करेगा, इस पर बल लग रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो आवेशित कण है ये v वेग से चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर थीटा कोण तो आपको 4 बात ध्यान रखनी थी, QVB के समानुपाती है। तो देखिए ये है हमारा लॉरेंज बल। अब देखिए अगला टॉपिक है हमारा, अब देखिए फ्रेंड्स अगला टॉपिक है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कण की गति। इसमें त्रिज्या और आवर्तकाल के लिए व्यंजक लिखिए। यह आपसे पूछा जाता है चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण के लिए आवर्तकाल का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि देखिए ये दोनों एक ही है। और देखिए इस वाले टॉपिक से आपके न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। तो देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं, माना किसी कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र B में आवेश Q को कागज के तल में v वेग से प्रक्षेपित किया गया, तो वेग v चुंबकीय क्षेत्र B के क्या हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स आप इसके चित्र को अच्छे से समझिएगा। हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना एक वृत्तीय पथ है, हमने मान लिया ये क्या है, ये हमारे एक वृत्तीय पथ, ये हमने मान लिया है, और इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, यहाँ पर केंद्र मान लेंगे O, इसकी त्रिज्या है R। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहली बात हमने क्या मानी थी, हमने माना क्या है, ये एक वृत्तीय पथ है, इसकी त्रिज्या क्या है, इसकी त्रिज्या R है। अब हम R त्रिज्या पर मान लेते हैं। यहाँ पर देखिए इस पर कोई आवेश Q है, क्या है फ्रेंड्स, इस पर क्या है, इस पर कोई आवेश Q को यहाँ पर लिखा है ना हमने, इस पर आवेश Q को v वेग से प्रक्षेपित किया गया है। यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर कोई आवेश Q को v वेग से क्या किया गया है, प्रक्षेपित किया गया है। मतलब किसी आवेशित कण को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में वृत्तीय पथ पर चक्कर कटवाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना अच्छा समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक वृत्तीय पथ ले लिया और इसकी त्रिज्या हमने मान ली R और इसका केंद्र मान लिया हमने O। तो देखिए इस R त्रिज्या पर हम क्या करेंगे, कोई आवेश है, कोई आवेश को v वेग से हमने यहाँ पर, कोई आवेश Q को v वेग से हमने यहाँ पर क्या कर दिया, प्रक्षेपित कर दिया। मतलब किसी आवेशित कण को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में वृत्तीय पथ पर चक्कर कटवाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए v वेग इस दिशा में होगी, जो v वेग होगा हमारा इस दिशा में होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और जो बल लगेगा, बल क्या लगेगा, बल लगेगा अंदर की ओर। जैसे बल लग रहा है ये अंदर की ओर, ये यहाँ पर क्या लग रहा है, बल लग रहा है। और जो हमारे v की दिशा होगी, यानी कि वेग की जो दिशा होगी, वेग की दिशा होगी हमारी बाहर की ओर, और जो हमारा बल लगेगा वो बल लगेगा अंदर की ओर। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इस प्रकार यहाँ पर क्या लग रहा है, ये बल लग रहा है, ये वेग, और यहाँ पर भी हमारा बल लग रहा है। जो बल की दिशा होगी वो होगी अंदर की ओर, और जो वेग लगेगा वो लगेगा हमारा बाहर की ओर। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये कार्य करता हमारे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पे।
ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ये बन गया। अब देखिए जब कोई कण वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उस पर क्या करेगा, एक बल कार्य करता है और इस बल की दिशा क्या होती है, अंदर की ओर होती है और यही बल कण के संतुलन को बनाए रखता है। ठीक है फ्रेंड्स, यही जो बल होता है वो क्या करेगा, यही संतुलन को बनाए रखेगा। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये अच्छी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। हमने यहाँ पर क्या किया था, एक वृत्तीय पथ की कल्पना कर दी थी। अब क्या केंद्र O मानकर इसे r दूरी r त्रिज्या ली थी। अब हमने क्या किया था, Q माना कि Q आवेश Q को v वेग से प्रक्षेपित किया गया है, यानी कि इस पर क्या करेगा, इस पर जो बल कार्य करेगा, बल अंदर की ओर कार्य करेगा और वेग जो लगेगा वो एक की दिशा होगी बाहर की ओर। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि जब कोई कण वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उस पर क्या करता है, उस पर एक बल कार्य करता है और इस बल की जो दिशा होती है वो क्या होगी, अंदर की ओर होगी और यही बल कण के संतुलन को बनाए रखता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यही आप यहाँ पर लिखेंगे, माना किसी कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र B में आवेश Q को कागज के तल में v वेग से प्रक्षेपित किया गया। अब आप यहाँ पर लिखेंगे वेग v चुंबकीय क्षेत्र B के क्या है, लंबवत है। आपको ध्यान रखना है कि वेग v क्या है, चुंबकीय क्षेत्र यानी कि B के क्या है, लंबवत है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कण पर लगने वाला चुंबकीय बल। हम यहाँ पर लिखेंगे कण पर लगने वाला चुंबकीय बल। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने देखा था लॉरेंज बल को, तो लॉरेंज बल को ही हम चुंबकीय बल भी कहते हैं। तो कण पर लगने वाला चुंबकीय बल। तो फ्रेंड्स आप बताइए चुंबकीय बल का सूत्र क्या था, आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो देखिए चुंबकीय बल का सूत्र क्या था हमारा, वो था हमारा F = QVB sin थीटा। क्या था फ्रेंड्स, हमारा चुंबकीय बल का सूत्र था F = QVB sin थीटा। क्योंकि देखिए यहाँ पर थीटा = क्या हो जाएगा, थीटा = हो जाएगा 90 डिग्री। वो कैसे होगा, क्योंकि जब कोई कण एक समान चुंबकीय गति में क्या करेगा, जब कोई कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, उस पर लगने वाला बल होता है F = QVB sin थीटा। यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा, थीटा देखिए हमने यहाँ पर लिखा था ना कि वेग v चुंबकीय क्षेत्र B के क्या है, लंबवत है। तो जब भी लंबवत होता है तो थीटा = क्या हो जाता है, 90 डिग्री के बराबर हो जाता है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा F = QVB। अब साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, तो F = हो जाएगा हमारा QVB। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम आगे लिखते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे यदि कण की त्रिज्या r तथा द्रव्यमान m हो तो कण पर लगने वाला अभिकेंद्र बल। तो फ्रेंड्स अभिकेंद्र बल का सूत्र क्या होता है, आप कमेंट कर जरूर बताना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यदि कण की त्रिज्या r, यदि कण की त्रिज्या क्या है, यदि कण की त्रिज्या r तथा द्रव्यमान m, यदि कण की त्रिज्या r तथा द्रव्यमान m हो तो, यदि कण की त्रिज्या r तथा द्रव्यमान m हो तो कण पर लगने वाला अभिकेंद्र बल। तो कण पर लगने वाला अभिकेंद्र बल। तो अभिकेंद्र बल का सूत्र क्या होता है फ्रेंड्स, आप कमेंट करके बताइए अभिकेंद्र बल का सूत्र क्या होता है। तो अभिकेंद्र बल का सूत्र होता है F = mv² अपॉन r। क्या होता है फ्रेंड्स अभिकेंद्र बल का सूत्र, F = mv² अपॉन r। ये होता है अभिकेंद्र बल का सूत्र। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये चुंबकीय बल और अभिकेंद्र बल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्योंकि देखिए जब कोई कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर क्या होता है, उस पर एक अभिकेंद्र बल कार्य करता है और यह बल कण पर लगने वाले चुंबकीय बल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अभिकेंद्र बल बराबर क्या है, चुंबकीय बल के बराबर। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड चुंबकीय बल किसके बराबर हो जाएगा, अभिकेंद्र बल के बराबर हो जाएगा। तो चुंबकीय बल क्या था हमारा, F = QVB। तो देखिए QVB बराबर किसकी हो जाएगा, अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल था हमारा mv²r। ठीक है फ्रेंड्स, mv² अपॉन में r। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से r की वैल्यू निकाल देंगे। तो ये r चला जाएगा यहाँ पर और ये हमारा आ जाएगा mv² अपॉन QVB। तो देखिए v² से ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा r = mv अपॉन में आ जाएगा QB। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा कण की त्रिज्या के लिए व्यंजक आ गया। क्या है फ्रेंड्स, यही हमारा कण की त्रिज्या के लिए मेन फॉर्मूला होता है। और देखिए फ्रेंड्स इस फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं, तो आप इसलिए इसको अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए इस पर न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं। तो ये क्या है, ये हमारा कण की त्रिज्या के लिए व्यंजक है, ये हमारा। तो देखिए ये हमारा कण की त्रिज्या के लिए व्यंजक है, कण की त्रिज्या के लिए व्यंजक है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा कण की त्रिज्या के लिए व्यंजक है। ठीक है, तो r = हो जाएगा mv/QB। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए इससे हमारा और सूत्र भी बन जाएगा। तो और सूत्र क्या बनेगा हमारा,
तो देखिए हम जानते हैं P इज इक्वल टू होता है mv, यानी कि संवेग बराबर होता है संवेग, P इज इक्वल टू होता है mv के बराबर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं R इज इक्वल टू P अपॉन क्यू बी। तो देखिए एक हमारा त्रिज्या के लिए ये सूत्र बन जाएगा। तो देखिए आपको कंडीशन देखनी होगी कि वहाँ पर P संवेग दिया गया है या mv दिया गया है, तभी आपको सूत्र अप्लाई करना होगा। और देखिए एक सूत्र होता है हमारा, P इज इक्वल टू होता है √2mk के बराबर। तो देखिए हम यहाँ पर वो भी रख सकते हैं P की जगह। तो R इज इक्वल टू हो जाएगा रूट में 2mk अपॉन में QB। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारे 3 फॉर्मूले हैं जो हमारे कण की त्रिज्या के लिए व्यंजक के फॉर्मूले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स आपसे पूछ लेता है आवर्तकाल के लिए, ये तो हमारा था त्रिज्या के लिए, त्रिज्या के लिए व्यंजक। अब देखिए अब पूछ लेता है आवर्तकाल के लिए। तो आवर्तकाल के लिए जब आपसे पूछेगा तो आप यहाँ पर करेंगे आवर्तकाल। आवर्तकाल हम जानते हैं T इज इक्वल टू क्या होता है 2πr अपॉन में v। तो देखिए r की वैल्यू क्या थी, यहाँ पर हम r की वैल्यू रख देंगे 2π, r की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे mv अपॉन QB। ठीक है फ्रेंड्स, हम यहाँ पर रखेंगे mv अपॉन में क्या रखेंगे v इंटू QB। ठीक है फ्रेंड्स, इस v से ये v कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि आवर्तकाल T इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2π अपॉन में QB। तो देखिए ये हो गया हमारा आवर्तकाल के लिए व्यंजक। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए कई बार आपसे आवर्ती के लिए पूछ लेता है, तो जब भी आपसे आवर्ती के लिए पूछे तो आपको क्या करना है, हम जानते हैं आवर्ती को हम n से डिनोट करते हैं, तो n इज इक्वल टू होता है 1/t के बराबर। यानी कि हम यहाँ पर कर देंगे 1/2π अपॉन QB। ठीक है फ्रेंड्स, तो यानी कि n इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा n इज इक्वल टू QB अपॉन में आ जाएगा 2π। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आ जाएगा, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मिस्टेक हो गई, यहाँ पर m भी था। ठीक है, तो 2πm, तो ये हो जाएगा हमारा n इज इक्वल टू QB अपॉन 2πm। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। और देखिए फ्रेंड्स ये हमारे वो टॉपिक हैं जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली 10 से 15 मार्क्स के पूछ लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही है और फ्रेंड्स आपको सभी टॉपिक्स अच्छे समझ में आ गए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि फ्रेंड्स आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।